नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस है एसपीसीएस पर। साथियों, आज 10 से लेकर 14 जून तक का अपना पीआईबी डिस्कस करेंगे। आज इस पीआईबी में क्योंकि 4-5 दिन का है, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए छांट दी गई है, एक्स्ट्रा हटा दी गई है और देखिए प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से सेग्रीगेट कर दिया गया है। और देखिए पीआईबी ये केवल पीआईबी नहीं, ये पीआईबी प्लस है, क्योंकि इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। जो भी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत है और जो भी मेंस के लिए ज़रूरत है, वो सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ जोड़ दी गई है। ये देखिए, ये सब एक्स्ट्रा है और बाकी पीआईबी न्यूज़ तो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके साथ साथ आपके मेंस की भी और प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। पहली न्यूज़ है जल जीवन मिशन 2.0। अभी इसमें क्या है कि बिहार और मणिपुर का समझौता हुआ है, तो इसमें केवल इतना ही आपको याद रखना है और ये प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था ये याद करना है। ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, मतलब जो इसका फर्स्ट फेज था। अभी तो 2.0 चल रहा है और इसका उद्देश्य क्या है आपको पता ही है, हर घर जल पहुंचाना है टैप से, मतलब टैप वाटर को हर घर पहुंचाना है। अभी इसका डेटा आप बताएंगे लेटेस्ट कितने करोड़ घर तक पहुंच चुका है, क्योंकि अभी कल परसों ही पिछले वीक जो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की थी उसमें भी इसका जिक्र किया था कि कितने इतने करोड़ जो है, जो रूस की जो टोटल जनसंख्या है उससे भी अधिक परिवारों के घर हर जल नल पहुंच चुका है। तो वो संख्या आप बताएंगे। आगे देखिए, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की पीआईबी की न्यूज़ है। जो हमारे जो है राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जो है, ये इन्होंने क्या है कि जेनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लिया है। अब ये तो पीआईबी की न्यूज़ है कि इन्होंने भाग लिया, इतना पूछ सकता है प्रीलिम्स में। इसके अलावा आपको जो मेन चीज़ आएगा यूपीएससी या पीसीएस पूछ सकता है, क्योंकि अभी डीप में जा रहा है, वो पूछेगा आईएलओ के बारे में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्साई की संधि के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स बार बार पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में यूपीएससी भी, बीपीएससी, एमपीएससी सभी स्टेट आयोग पूछते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट एजेंसी बनी कब? 1946 में। वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 187। और भारत जो है ये इसका संस्थापक सदस्य है। देखिए, ये आपको याद रखना होगा, इतने पुराने समय से ही भारत इससे जुड़ा हुआ है। अब आईएलओ की कुछ कन्वेंशन होती है, भारत ने देखिए क्या है कि सभी कन्वेंशन के ऊपर भारत ने साइन नहीं किया है, क्योंकि कुछ हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं। और इसके जो 10 कन्वेंशन है उनमें से केवल 6 को ही भारत ने साइन किया हुआ है, रेक्टिफाई किया है, एक्चुअली अनुमोदित किया हुआ है कि इनको हम मानेंगे। अब कौन कौन सी कन्वेंशन है जिनको अनुमोदित किया है नहीं किया है, ये देख लीजिए आप जल्दी से। ये फोर्स लेबर से संबंधित है, C29। C87 जो है ये भी राइट से संबंधित है, कुछ है ना। ये आप ये आप देख लीजिएगा, लेकिन जो अनुमोदित किए हैं और नहीं किए वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। भारत ने 6 कौन से अनुमोदित किए? देखिए, बाल आश्रम जो आपको पता है, फोर्स लेबर, और ये समान वेतन के लिए एक ये C100 है ना, ये किया है। C105 किया है, C111 किया है, ये आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिमिनेशन के लिए, क्योंकि ये तो हमारे संविधान में भी दिया है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। फिर मिनिमम एज वाला जो है वो भी किया है भारत ने, C138। और C182 जो है ये चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, जो खतरनाक उद्योग में चाइल्ड लेबर है, तो ये तो हमारा संवैधानिक फंडामेंटल राइट भी है हमारे संविधान में। तो ये सब साइन किए हुए हैं। जो साइन किए नहीं किए हैं वो कुछ ही हैं। इस प्रकार से ये जो है संघ बनाना, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज राइट का है, ये नहीं किया है ना। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, जैसे कि सभी इकट्ठा होकर नए जो मजदूर वर्ग होता है वो बार्गेनिंग कर सकता है, ये नहीं किया है भारत ने, क्योंकि यहाँ फिर अराजकता फैल जाएगी और अव्यवस्था फैल जाएगी, अभी इसलिए नहीं किया है। और ये कुछ सेफ्टी से रिलेटेड है, ये भी नहीं किया है। तो इनको आप सीधे सीधे इनके नाम याद रखेंगे, ये कोड याद रखेंगे। C87, 98, C155, C187 नहीं किया है। कैसे याद करना है इनको? याद रखेंगे ट्रिक से, ऐसे याद रखिए भाई। जो जबरन श्रम है, बालाश्रम है, फोर्स लेबर 29, 105 दोनों एक साथ याद रखोगे आप। 100, 111 ये समानता का है। तो ये देखिए, दिखने में भी 100 100 है ना, 111, तो ये समानता और भेदभाव दिखता है। ये 138 और 182 ऐसे याद करें आप। तो 6 इन्होंने कन्वेंशन जो थी फंडामेंटल, ये भारत ने अनुमोदित किए और 10 में से 6 किए। अब ये देखिए,
इसके थोड़े से एक दो फैक्ट और देख लेंगे। ये जो जब आईएलओ की स्थापना हुई तो इनकी 8 फंडामेंटल धीरे धीरे इसमें जोड़ी गई कन्वेंशन, बाकी कन्वेंशन और बहुत सारी हैं लेकिन मूल 8 हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये 2022 में 2 और जोड़ेगी, तो अब मूल जो है अगर फंडामेंटल कन्वेंशन पूछता है तो आप 10 बताएंगे, और इन 10 में से भारत ने केवल 6 साइन की है। जिनका अनुमोदन नहीं किया उनके नाम ऐसे याद रख लीजिए, 87, 98, 155 और 187। दैट्स इट, इतना ही आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। अभी एक ही संपूर्ण बैच चल रहा है हमारा, क्योंकि जो अभी जो हमारा विशेष बैच चल रहा है, कुछ लोग उसमें थोड़ा सा एक्सटेंसिव आपके हार्ड वर्क कराए जा रहे हैं। उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें लाइव आंसर राइटिंग भी होती है। तो उसकी फीस को लेकर कुछ लोग बोल देते कि थोड़ा सस्ता कोर्स भी शुरू किया जाए, तो ये किया है संपूर्ण बैच। ये दूसरा है, देखिए ये R1 बैच है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे मंडे टू फ्राइडे, और ये शुरू हो रहा है 18 जून से। और अभी डिस्काउंट रेट जो इसका ऑफर चल रहा है ये आप पे कर सकते हैं, वैसे इसके बाद ये करना पड़ेगा। तो इससे अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो उसको आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जंबो लेते हैं GS 1 to 4 तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। संपूर्ण बैच ये आप ध्यान दीजिएगा जरूर, जो भी यूपीएससी देने जा रहे हैं 2026 मेंस या यूपीपीसीएस 2026, और जिनकी तैयारी अच्छे लेवल की है वही छात्र इससे जुड़े, अर्थात जिन्होंने 1 से 2 मेंस लिख चुके हैं जो, क्योंकि इसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा और वो भी लाइव टेस्ट होगा आपका। 2 टेस्ट इसके कराए जाएंगे। इसका शेड्यूल ग्रुप में शेयर कर दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं पूर्ण शेड्यूल इसका। और इसमें 2 GS 1 to 6 कराए जाएंगे और हिंदी और निबंध कराए जाएंगे। इसका ऐसा है GS 1 कराया जाएगा, फिर 2 कराया जाएगा, फिर 3, फिर एक एसए का कराया जाएगा, फिर 4, 5, 6, फिर निबंध कराया जाएगा, फिर हिंदी कराया जाएगा। तो ऐसे इसका एक शेड्यूल बना हुआ है। सैटरडे टू सैटरडे टेस्ट होगा शाम को, वो आप देख सकते हैं 5 से 8, 3 घंटे का पूरा टेस्ट होगा। लाइव आपकी मॉनिटरिंग होगी, बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसा ही आपको फीलिंग आएगी। आगे चलते हैं अगली न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है, इन्होंने क्या एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया है। इन्होंने लगातार 10 जून को ये रिकॉर्ड बनाया, कितना 4399 दिनों की निरंतर सेवा का रिकॉर्ड बना दिया है। अर्थात 11 जून को इनको कितने दिन हो गए, 11 जून को कितने हो जाएंगे 4400, ऐसे याद रख लीजिए तो आसान रहेगा। और 10 जून को हो गए 4399, एक दिन कम। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी याद कर लीजिए आप, क्योंकि पीसीएस का भरोसा नहीं, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अब आपको पता है कि पुरस्कार वगैरह सब डिटेल में पूछते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी जो इनकी वेबसाइट के जो नियम है वो भी ऐड कर दिए गए हैं। पहले खबर देख लेते हैं फिर ये नियम बता दूंगा आपको। देखिए वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार देखिए 1, 2 और ये 3 प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं। कौन कौन से, ये फेलोशिप पुरस्कार होता है, अकादमी रत्न जिसे बोलते हैं, ये सबसे टॉप पुरस्कार होता है इनका। फिर संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जिसे बोलते हैं, ये होता है। और बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, ये 3 प्रकार के दिए गए हैं। तो ये तीनों याद रखने हैं, क्योंकि ये तो कितने ज़्यादा लोगों को दिया जाता है तो इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फेलोशिप आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार वैसे भी। अब ये देखिए फेलोशिप, अकादमी फेलोशिप एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है। इसकी संख्या किसी भी समय 40 तक ही सीमित हो सकती है, तो ये आप याद रखें। अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं, 40। जो ये संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार है, ये अन्य पुरस्कार हैं, ये ज़्यादा होते हैं। इसमें देखिए 108 कलाकारों का चयन किया गया है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार में 106 किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे संख्या, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट ऐसे बना देगा पूरा कि अकादमी पुरस्कार के लिए 106 का चयन किया गया और बिस्मिल्लाह खां युवा के लिए 108 किया गया। उल्टा लिखेगा तो आप घूम जाओगे कि आपको लगेगा 106 भी था 108 भी था, लेकिन आप इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डिटेल में अभी जाएगा पीसीएस भी, फिर वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में। देखिए कब से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, अकादमी पुरस्कार दिए जा रहे हैं 1952 से। इसमें क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र और एक अंगवस्त्रम, अर्थात वो जो एक शॉल उड़ा देते हैं वो वाला। ऐसे बिस्मिल्लाह खां में कितने, मात्र 25,000 रुपये, ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम, तो ये आप याद रखें। और संगीत फेलोशिप पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में दिए जाएंगे। जो फेलोशिप है ये राष्ट्रपति जी खुद देंगे, एक समारोह होता है उसमें दिए जाएंगे।
तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार भी है, ये आप याद रखें। इसके बारे में देख लीजिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार जीवित लेखक को दिया जाता है ना। मरणोपरांत कुछ कंडीशन है वो बताएंगे अभी, लेकिन सामान्यतः लिखेंगे कि जीवित को ही दिया जाता है। इस फेलोशिप के नियम क्या है, ये पहली बार कब दिया गया था, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे और विद्वान भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1968 में दिया गया था। और इनको किस भाषा के लिए दिया गया था, ये अंग्रेजी भाषा के लिए। ये याद आप, कौन सा पुरस्कार, फेलोशिप, जो कि सबसे बड़ा होता है। इस बार किसे किसे दिए गए ये देखिए, आप याद रखिए, ये फेलोशिप पुरस्कार है। कौन है, रामलाल बरेठ, एवी आनंद, रीता गांगुली और पुरु दधीच और चिटरंजन ज्योतिषी और पासु मराठी, जो भी इनका नाम है शर्मा, लास्ट में रत्तई शर्मा, थोड़ा टिपिकल सा नाम है। और सुधा रानी है ना, ये आसान सा नाम है, रघुपति। तो ये आप याद कर लीजिए, इनको शॉर्ट में ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कि राम है ना, ऐसे ट्रिक बना के, आनंद ऐसे, जिससे आपको याद हो जाता है, राम आनंद, रीता है ना, रीता या रीटा है ना, पुरु, ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिएगा तो वहाँ याद आ जाएंगे आपको। जैसे ज्योतिषी रखोगे तो वहाँ आपको याद आ जाएगा इस प्रकार से, और सुधा इस प्रकार से याद कर लीजिए, ऐसे शॉर्ट में लिख के तो वहाँ याद आ जाएगा कि राम ज्योतिषी के पास गए, आनंद आया, इस प्रकार से। और पुरु मतलब वो पुरुषोत्तम राम थे ही, तो पशु और ये राम ऐसे याद कर लीजिए आप, और पुरु, पशु, पुरु, राम, ऐसे शॉर्ट में। ये तो इनकी औपचारिक शुरुआत, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, देखिए 24 भाषाओं में दिया जाता है। और क्योंकि 22 भाषा आपको पता है हमारी अनुसूची 8वीं अनुसूची में है, और प्लस 2 एक्स्ट्रा भाषा है, इसमें कौन कौन सी है, अंग्रेजी और राजस्थानी, ये याद कर लीजिए। ये देखिए, मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी पुरस्कार में, मतलब अभी पुरस्कार तो ये गया, अभी आपको क्या बताते हैं 8वीं अनुसूची, क्योंकि 8वीं अनुसूची से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 8वीं अनुसूची क्या है, अनुच्छेद 344 और 351 में जिक्र है कितना भारत की आधिकारिक भाषा होगा। जब 8वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 14 भाषाएं थी, फिर अभी 8 बढ़ा दी गई है धीरे धीरे, तो अभी टोटल हो गई है 22। इनमें कब कब संशोधन हुआ ये याद रख लीजिए, सीधा सीधा पूछता है पीसीएस। 1967 में 21वां हुआ, फिर 1992 में कौन सा हुआ, 71वां, और फिर ये 92 हुआ। देखिए ये संशोधन ऐसे आप रख सकते हैं, 21वां हुआ 1967, और 21 के बाद 71, और इनको जोड़ोगे दोनों तो 92 हो जाते हैं, तो ये 92 का संशोधन हो जाता है। अब ये कब हुआ, 67, ये हुआ 92, और ये हुआ 92 वाला 2004, ये भी आप याद रखेंगे। अब ये देखिए, कोंकण कौन कौन सी भाषा कब जोड़ेगी, इसमें केवल सिंधी जोड़ी गई थी, इसमें कॉमन ऐसे याद कर लीजिए, कोमन कोमन कोमन, कोंकण, मणिपुरी और नेपाली, ये सिंधी है ना। और ये देखिए BDMS है ना, ऐसे याद करिए, जैसे जैसे BDS होता है ना, BDS डॉक्टर है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए, या MBDS डॉक्टर से संबंधित है। देखिए MBBS होता है, लेकिन ये MBDS है, तो ऐसे याद कर लीजिए इसको। तो इससे मैथिली आ जाएगा, बोडो, डोगरी और संथाली है ना। सिंधी से कंफ्यूज नहीं होना, सिंधी सबसे पहले जोड़ दी गई थी, तो ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी देगी, 1 2 3 4 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो टोटल 8 जोड़ी, अभी 22 हो गई। और वो पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में, ये याद रखेंगे आप। देखिए इस पुरस्कार से संबंधित थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये डिटेल में पूछने लगा है, ये मैं बता देता हूँ। इसकी वेबसाइट से ही हमने साहित्य अकादमी की डिटेल उठाई है, जिससे कि जेन्युइन डिटेल होगी, और एग्जाम में पूछेगा तो बता देंगे। कब तक दिए जाते हैं पुरस्कार, 5 वर्ष पूर्व। जैसे अभी 2025 के पुरस्कार किन को दिए जाएंगे, जिनकी पुस्तकें 19 से 23 में प्रकाशित हुई थे, तो ये याद रखेंगे आप। दूसरा मेन इंपोर्टेंट, भारत की जो है राष्ट्रीयता वो इंडिया नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश लेखक है उसको नहीं दी जाएगी, केवल भारतीय को दी जाएगी, है ना। जो दोहरी नागरिकता वाले लेखक हैं उनको भी नहीं दी जाएगी। प्रवासी भारतीय और PIO भारतीय मूल के पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं है, तो वहाँ एग्जाम में स्टेटमेंट देगा कि प्रवासी भारतीयों को भी दिया जा सकता है पुरस्कार, तो आपको लगेगा कि हाँ शायद अच्छा सही होगा, दिया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। तो इस प्रकार जब स्टेटमेंट बनेंगे आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, जो हाईलाइट किया है। देखिए अगला क्या है कि किसी लेखक को अपने जीवन काल में एक बार ही एक ही भाषा में दिया जाएगा, ये नहीं कि इस लेखक को एक बार इंग्लिश में दिया तो दूसरी बार हिंदी में पुरस्कार दिया, नहीं, ये एक बार ही दिया जाएगा पूरे जीवन काल में, वो भी एक भाषा में।
लेखक का चयन जब होता है उसकी कम से कम 3 पुस्तकें उसमें शामिल होनी चाहिए, तभी किसी उस लेखक को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और 3 पुस्तकें चयन मतलब जब नॉमिनेट करते हैं, फॉर्म भरते हैं भाई कि मेरी ये पुस्तकें देखिए सर, है ना, तो अगर उनकी 3 पुस्तकें चयनित हो जाती है अंतिम चयन प्रक्रिया में, तो तभी उसके नाम पर विचार किया जाएगा आगे कि देना है किसको पुरस्कार कि नहीं। पूर्व प्रकाशित रचनाओं से तैयार कोई पुस्तक बना दी, किसी की उठाई, जैसे मैंने गोदान उठाई और उसके ऊपर एक किताब लिख दी, तो उसको नहीं दिया जाएगा। कम से कम 70% जो है नया भाग होना चाहिए अपना। तो ये देखिए 75% नया भाग होना चाहिए जो पुस्तक के ऊपर पुरस्कार मिलेगा। लेखक की मृत्यु के बाद कृतिक को केवल तभी पुरस्कार मिलेगा जब वो 5 वर्ष के भीतर हो, वही जो सेम चीज पहले बताई है वैसे जीवित लेखक को मिलता है। लेकिन अगर मृत्यु हो भी जाती है, कब, जैसे 2019 में किसी की मृत्यु है तो 2025 में उसकी जो है उसको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जीवित लेखकों को दिया जाता है और मृत्यु पश्चात केवल उन्हीं को दिया जाता है जो 5 साल के अंदर आएंगे। अगर इनकी मृत्यु उदाहरण के लिए 2020 में होती तो 25 वाला पुरस्कार इनको मिल जाता। आगे देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि पुस्तक आपने 10 पेज की लिख दी, इन इसके जो नियम है यूनेस्को के निर्देश अनुसार मिनिमम पुस्तक होने 49 पेज होगी, इसके कवर को छोड़कर जो जिसमें कंटेंट है वो 49। अब याद रख लेना आपके 49 पेज भी होनी चाहिए, ये पुस्तक की डेफिनेशन होती है यूनेस्को के अनुसार। और 2025 के बाद जो 1 जनवरी 2025 के बाद पुस्तकें आ रही हैं उनके ऊपर वो ISBN कोड भी होना चाहिए। देखा होगा आपने, एक बार कोड सा बना रहता है ना, उसका ISBN नंबर होता है बुक का, ऐसे है ना, ISBN, तो वो होना चाहिए, तभी ये पुरस्कार में शामिल होगी। बुक जो है केवल एक ही भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए, न कि 2 भाषा में। अगर कोई बुक 2 भाषा में प्रकाशित है तो उसको पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है ना, ये रहा। 2 या 2 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित प्रकाशित पुस्तकें अकादमी के लिए पात्र नहीं है। आगे देखिए, अकादमी द्वारा पुस्तकें जो अकादमी को, ये अकादमी साहित्य अकादमी खुद भी पुस्तकों का पब्लिकेशन करती है तो उनको नहीं दिया जाएगा पुरस्कार। ना ही ऐसे लेखकों को जो अकादमी से जुड़े हैं या पूर्व सदस्य थे उनको भी नहीं दिया जाएगा पुरस्कार। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए क्योंकि वहाँ ये पूछेगा। और पुरस्कार केवल पुस्तक के आधार पर दिया जाता है, किसी लेखक का कितना भी कंट्रीब्यूशन है समाज में उसके ऊपर नहीं दिया जाता। तो ये शॉर्ट नोट्स आप इसके बना लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको पता है आजकल डिटेल में पूछता है करंट में, तो एक बार पढ़ोगे, अभी टाइम है, अभी से नोट्स बना लीजिए। एग्जाम टाइम पर अगर आप सोचोगे सब कुछ याद होगा तो उस टाइम पॉसिबल नहीं है याद करना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये सीरीज अभी इसलिए आपको 6-7 महीने से पहले शुरू की है कि आप जब तक आपका प्रीलिम्स होगा तब तक आपके पास करंट का अच्छा कंटेंट होगा, और वो भी PIB से, क्योंकि PIB से आजकल पूछ रहा है। ये हो गया सारा आपका। अगली खबर देखते हैं, बुद्ध के अवशेषों की मंगोलिया यात्रा। अभी क्या हुआ है कि मंगोलिया जो है, बुद्ध के जो शिष्य हैं उनकी अस्थियां मंगोलिया गई थी और वहाँ पवित्र अवशेष जो है उनके शिष्यों के मंगोलिया में प्रदर्शनी की थी, और मंगोलिया सरकार ने हमसे अनुरोध किया था तो वहाँ भेजे गए। भगवान बुद्ध के कौन कौन से हैं देखिए, ये इनके नाम नोट कर लीजिए, पूछेगा। 2 प्रमुख शिष्यों, अरहत सारिपुत्र और अरहत मोगदुलयानन, है ना, इनके नाम याद कर लीजिए। थोड़ा कठिन सा है लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कठिन ही क्वेश्चन बनते हैं। पवित्र अवशेष आज मंगोलिया के उलन बाटार, जो मंगोलिया की राजधानी है, उलन बाटार का जो एक ही मठ है वहाँ गंडन तेग चेन लिंग मठ, है ना, यहाँ 10 दिवसीय प्रदर्शनी हुई थी, वहाँ से ये 10 जून को वापस आए, तो उसके ऊपर खबर बनाई है। तो कहाँ हुई थी प्रदर्शनी ये याद रखना ना आप, कि कौन कौन से शिष्य थे जिनके अवशेष वहाँ गए थे, ये भी याद रख लीजिए, सारिपुत्र और मोग दाल यायन, है ना, ये याद कर लीजिए इनका नाम। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आगे चलो देखिए, सारिपुत्र और मोग लाना, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। आगे चलते हैं, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़। अच्छा ये देखिए, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। भारतीय सेना ने अभी 20 जैमर लिए हैं। जैमर मतलब जो सिग्नल जाम कर देते हैं, किनका, जो सैटेलाइट नेविगेशन है। तो उदाहरण के लिए जैसे हमारा कोई शिप समुद्र में है और US का सैटेलाइट उसके ऊपर नज़र रखे हुए है, तो ये जो अभी रक्षा उपकरण जो बनाए हैं स्वदेशी कंपनी है, तो ये इसको जैम कर देगी जिससे हमारे जहाज को ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये जैमर खरीदे हैं 20 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जैमर,
है ना, ये खरीदे हैं रक्षा मंत्रालय ने। कौन सी कंपनी से? याद रख लीजिए, बेंगलुरु की कंपनी है स्थित अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नाम याद कर लीजिए आप। दैट्स इट। इसमें 70% जो है स्वदेशी कंटेंट लगा है, ये याद कर लीजिए। इतना ही आपको याद करना है इसमें। अच्छा, जब मेंस में आप लिखेंगे तो आप उसमें बार बार पूछते हैं कि रक्षा आत्मनिर्भरता या रक्षा स्वदेशीकरण की तरफ भारत क्या कर रहा है ना। तो जब भी रक्षा आत्मनिर्भरता की बात आती है या स्वदेशीकरण की बात आती है, तो आप जो है ये कंपनी का नाम देंगे और बता देंगे बेंगलुरु स्थित जो कंपनी, ये इन्होंने ये बनाए देसी अपने जो उपकरण है, स्वदेशी उपकरण। तो इस प्रकार से देखिए, आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया, जहाँ भी मेक इन इंडिया की बात होती है तो ये ऐसे एग्जाम्पल आप देंगे, तभी आपका उत्तर मेंस का अच्छा होगा। ये मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देश की पहली व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा है। कौन सी? ऑयल सीड किसान मित्र, जो भी अपना ये तिलहन की खेती करते हैं उन किसानों के लिए हेल्प करे के लिए ये बनाई गई है। ये एक नंबर है, आपको भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, 914024598180। इसको आप सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सूरजमुखी कब बोना है, कैसे काटना है, ये सब इसके बारे में जानकारी दे देगा। तो जब भी प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन है ही, जब भी मेंस में क्वेश्चन आता है कि कृषि में तकनीकी का क्या उपयोग किया जा रहा है या तकनीक किस प्रकार से कृषि को बदल रही है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, तो उसमें आप इस प्रकार का एग्जाम मिल देंगे। उदाहरण दे सकते हैं कि देखिए ये इस प्रकार से भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का यूज किया है किसानों की सहायता के लिए। अब 8वीं न्यूज देखते हैं, भारतीय भेषज संहिता, इसका सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हरिद्वार में। तो इसमें केवल इतना सही याद करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये प्रीलिम्स के लिए पूछेगा, मेंस में इसका कोई खास महत्व नहीं है। अब देखिए, पंचायती राज पुरस्कार, ये यूपी पीसीएस पूछते हैं ना, यूपी पीसीएस और बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, तो ये पंचायत के कोई भी पुरस्कार होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार एक्चुअली थे ये, है ना, जो जिन पंचायतों ने भी अच्छा काम किया है तो उनको दिया गया है। में दिखा जलवा पंचायती राज पहल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में अन्य भी पुरस्कार आते हैं, तो लेकिन यहाँ क्या है कि जो पंचायतों की पहल थी उन्होंने ही ज़्यादातर ई गवर्नेंस में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। तो ये देखिए, अब इनको मिलेंगे 10 लाख तक की प्रोत्साहन राशि, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर ये जो अवार्ड जीते हैं। देखिए कौन से? पंचायत उन्नति सूचकांक, कादेपुर ग्राम पंचायत और जिला परिषद नमदूरबार महाराष्ट्र, है ना, ने स्वर्ण पदक जीता। विजय नगर ग्राम पंचायत त्रिपुरा की है, इनको मिला सिल्वर, और इनको मिला है गोल्ड, जो है महाराष्ट्र की है पंचायत कादेपुर, है ना। अब ये कहाँ इनका आयोजन हुआ है? ई गवर्नेंस पुरस्कार का आयोजन हुआ है जयपुर में, राजस्थान में, और राजस्थान सरकार के सहयोग से, और एक आपका जो ये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है और सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, ये इन तीनों के सहयोग से हुआ है। कहाँ? राजस्थान, जयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। कितने पुरस्कार दिए गए हैं? पुरस्कार 7 पुरस्कार श्रेणी थी, 17 परियोजनाओं और पहलों में 10 गोल्ड दिए गए हैं, 6 सिल्वर और 1 जूरी पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, इसमें कांस्य पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, ये भी याद कर लेना। कितना पैसे मिलेगा? गोल्ड जो जीतेगा उसको 10 लाख मिलेगा, 5 मिलेगा रजत वाले को जो सिल्वर जीत रहा है। ये देखिए कौन सी 4 पंचायतें, इनको बिल्कुल याद कर लेना, आपको लिख लेना है, अभी से याद कर लेना है। गोल्ड पुरस्कार किसको मिला है? पंचायत उन्नति सूचकांक जो है ये कहाँ का है? ये आपका जो अभी बताया था, ये कौन सी पंचायत थी? अच्छा, ये बता रहे है ना किसको मिला है, किसके लिए मिला है। ये है गोल्ड, ये रहा रजत, ये रहा रजत, है ना। ये कादेपुर सांगली महाराष्ट्र, विजय त्रिपुरा, और ई आरोग्य धामनी पुरस्कार किसको मिला था? ये नंदूरबार महाराष्ट्र, है ना। ये पंचायत जो है ये आप याद रख लीजिए, 2 गोल्ड और 1 रजत, ये जिसको मिला है ये याद रख लीजिए, ये वाला ना। ठीक है, आगे चलते हैं। हैदराबाद में DRDL, है ना, ये जो है DRDL जो है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, याद कर लीजिए आप। जो रक्षा मंत्री ने हैदराबाद में स्थित DRDL जो है, वहाँ जो है
किसका उद्घाटन किया है? एक आधुनिक हथियार प्रणाली परिसर जो कैंपस जो बनाया है उसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री हमारे जो है श्री राजनाथ सिंह ने। तो इसमें इतना ही है। ये जब भी आप मेंस का क्वेश्चन आता है उसमें आप लिखेंगे, और प्रीलिम्स में ये न्यूज़ इसलिए कहाँ हैदराबाद ये स्थान पूछेगा, किन्होंने किया है? रक्षा मंत्री जी ने किया। दो चीज़ प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, और मेंस के लिए तो आपके है ही भाई। जब भी डिफेंस का जो है आत्मनिर्भर भारत की बात आएगी, रक्षा आधुनिकीकरण की बात आएगी, रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स आता है एक, आपने देखोगा RM में एक टॉपिक है हमारा मेंस का, ये GS3 का टॉपिक है शायद, हाँ GS3 का है RM में। ये आप या इसके तहत भी ये पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या कि भाई अभी जो है अत्याधुनिक हथियार प्रणाली परिसर के कैंपस का उद्घाटन किया गया है। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे आप। दो टॉपिक और बचते हैं, दो तीन, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं तेजी से। भारत इनोवेट्स 2026 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस के नीस में। ये याद करना है, भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे इसका। दैट्स इट। किसको बढ़ावा देने के लिए? देखिए, डीप टेक, नवाचार, स्टार्टअप, इकोसिस्टम। तो ये इस प्रकार के कीवर्ड आप याद रखे करेंगे, मेंस में आपके काम आएंगे। बार बार आप लोग पूछते हैं कि सर कीवर्ड कहाँ से लिखें, तो ऐसे ही तो कीवर्ड है, यही तो कीवर्ड होते हैं, कोई अलग से थोड़े ही है कुछ। डीप टेक इनोवेशन आप लिखोगे और उसमें लिखेंगे कि भारत और जो है फ्रांस जो है भारत इनोवेट सम्मेलन का आयोजन किया गया मिलकर। तो इस प्रकार से उदाहरण आपको देने होंगे तो आप दे सकते हैं, उसमें कीवर्ड का प्रयोग हो जाएगा। 14 से 16 जून तक हुआ है ये। देखिए, इसमें इतने भारतीय जो है इनोवेटर और इतने शिक्षा संस्थान और 500 से अधिक जो है निवेशक भाग ले रहे हैं। ये डेटा मोटा मोटा याद कर लीजिए। अब AI मिशन, देखिए इंडिया AI मिशन, ये ऐसे के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, और ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए क्या खबर है? ये स्वदेशी वारिया नामक जो है एक AI है, इसका शुभारंभ किया गया है। बस इतनी सी खबर है। किस कंपनी का? ये अवतार कंपनी करके, AI नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी अवतार है ना, इसका नाम है, याद कर लीजिए। इसको भी लॉन्च किया है, लॉन्च की घोषणा की है इसके। ये वीडियो वगैरह बनाएगा आपके लिए। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स के हिसाब से न्यूज़। अब मेंस में क्या होगा? मेंस में आपको ये कुछ स्वदेशी मॉडल जो है ये आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से स्वदेशी मॉडल है? भारत जैन है ना, ये आप देख लेना। भाषिणी ऐप, ये देख लेना आप। और निजी क्षेत्र के स्टार्टअप द्वारा क्या है? कृत्रिम ऐप, ये देख लेना। कृत्रिम AI जो है बड़ी चर्चा में रहा था। किसने किया था ये जो ओला कंपनी के जो संस्थापक है भावेश अग्रवाल, इन्होंने किया था, ये इनकी कंपनी है ये। हनुमान GPT, ये भी याद रख लीजिए आप। HANOO हनुमान, ऐसे। विकासकर्ता कौन है? किसने डेवलप किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और ये सेलेस AI, IIT बॉम्बे सहित ये इतने इन्होंने सहयोग किया है इसमें, अन्य IIT ने भी। आगे देख लीजिए, सर्वम AI बड़ा न्यूज में रहा था। भारत का डीप टेक स्टार्टअप है ये, है ना। इसके दो ये मॉडल है, बुलबुल और सारस, ये भी याद रख लीजिए। ये क्या है? भाषाओं को 22 भाषाओं में काम करता है, ये 11 में करता है, ये थोड़ा छोटा है। और जो डोमेन स्पेसिफिक है स्वदेशी मॉडल, वो भी याद रख लीजिए। जैसे धेनु AI है ना, ये किसानों के लिए बना गया। काम धेनु होता है ना, जैसे उसके ऊपर है धेनु AI। तो किसानों के लिए ये पहला विशिष्ट कृषि एग्रीकल्चर लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना। दूसरा ये वारिया जो भी बनाए, अवतार AI कंपनी है इसकी, अवतार के नाम से। और ये भारत का पहला स्वदेशी वीडियो जनरेशन AI है। जैसे आप देखते हो वो लियोनार्डो AI होता है जो उससे लोग वीडियो बनाते हैं, वो विदेशी है, और ये अपना स्वदेशी है। तो इसलिए पहला वीडियो जनरेशन AI है, ये मतलब बोल देना किसी और का। तो ये इसका आप एग्जैक्ट याद रखेंगे। जैसे ये पहला वीडियो वाला है, ये पहला कृषि विशिष्ट है, इस प्रकार से याद रखिए। स्वदेशी मॉडल क्यों आवश्यक है, ये पूछता है मैं इसमें। देखिए, एक तो सांस्कृतिक प्रमाणित है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बाहर के जो AI मॉडल होते हैं वो उनके कल्चर के हिसाब से काम करते हैं, तो ये हमारे कल्चर के हिसाब से काम करेंगे। तो ये होता है। डेटा संपूर्ण होता रहेगा, इनका डेटा हमारे देश में रहेगा। सबसे बड़ा कंसर्न होता है डेटा इज न्यू ऑयल, एंड लागत में कमी आएगी। तो जो अपने स्वदेशी होते हैं उनमें लागत कम आती है। विशेष मैच दोस्तों आज शुरू हो चुका है 15 जून से, तो ये आप इससे जुड़ना है तो जुड़ जाइए। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें और आरोहण बैच में अंतर यही है, यहाँ लाइव क्लास भी होती है, और यहाँ 3 लाइव क्लास में हम डिस्कस, एक तो आपका आंसर राइटिंग कराते हैं 1.5 घंटे की, और आपको मेंटरशिप भी दी जाती है, कैसे क्या करना है लाइव बताया जाता है। बाकी मंडे टू फ्राइडे जो है इसमें कॉपी चेक होती है और मॉडल आंसर सब मिलते हैं।
इससे आप जुड़ना है तो आप हमारे 9811504781 पर संपर्क कर लीजिए। चलते हैं अगले लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, ये भी देख लेते हैं, एक दो टॉपिक। ब्रिक्स कृषि मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? इंदौर में। बस इतना ही याद करना है आपको, इसमें से कुछ नहीं करना है ना। ये इसके 4 स्तंभ है, 4 प्राथमिकताएं: खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवीकरणीय खेती और इनोवेशन, जिससे खाद्य प्रणाली को सुरक्षित बनाया जा सके। ड्रोन डाक सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये आपने की है हिमाचल प्रदेश में, इस जगह मंडी में, है ना। मंडी का जो मेन सेक्टर है, मेन डाकघर है, वहाँ वहाँ किन्होंने, जो हमारे मंत्री है, संचार मंत्री जो है, ये एम ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये एक प्रीलिम्स की न्यूज है, मेंस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो रहा है संचार में, लॉजिस्टिक में, ये लिख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये क्वेश्चन है। एनडीए का जो है पहला जो महिला कैडेट निकला है, क्योंकि अब तक आपको पता होगा केवल पुरुष ही एनडीए ज्वाइन करते थे, अब हमारी बेटियां और बहनें भी ज्वाइन करने लगी हैं। तो ये इनका पहला जो है, इनकी पास आउट परेड हुई है, तो ये एक बड़ा ही गौरव का विषय है। अगला देखते हैं, स्टार्टअप की संख्या, ये मेंस के लिए। देखिए, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में लगभग 25,000 रोजगार, तो ये डेटा आप अपने मेंस में लिखेंगे, है ना। सर्जित की स्टार्टअप की संख्या 350 से बढ़कर अभी कितनी होगी? 2,30,000। तो ये डेटा इस प्रकार का मेंस के लिए इंपोर्टेंट होता है, ये आप लिख लीजिए। ये भी डेटा आपके काम का कि भारत के जो 50% से अधिक स्टार्टअप है वो टियर 2 टियर 3 शहरों में है। जैसे छोटे शहर जो होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई, ये टियर 1 होते हैं। जैसे आपका कोई डिस्ट्रिक्ट होगा वो टियर 2 होगा या टियर 3 होगा, उससे भी छोटा शहर, तो वहाँ 50% स्टार्टअप वहाँ से हैं, है ना। और ये डेटा आप सीधा सीधा यूज करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? मेंस के लिए इंपोर्टेंट है। ये जो न्यूज है, जो भारत में युवा आबादी कितनी है, बस ये देख लीजिए आप। 60% आबादी जो है 35 वर्ष से कम आयु की है ना। अमृत पीढ़ी के रूप में पहचाना जा रहा है। ये इस प्रकार के कीवर्ड जो है ना आप यूज करेंगे मेंस में, ये वाला विकसित भारत 2047 ये यूज करेंगे, है ना। राष्ट्रीय युवा नीति, जब भी युवाओं के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये दोनों युवा नीति आप बताएंगे। 2014 में आई थी, फिर 2015 में नई नीति आई है। तो यही कीवर्ड आप यूज करेंगे इस प्रकार से, तो मेंस का आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होगी, अन्यथा नहीं। योग रिकॉर्ड प्रीलिम्स की खबर है, किसने बनाया है? आयुष मंत्रालय ने यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया है और गिनीज बुक में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उसके एंट्री करा दी गई है। कितने दर्शक थे? ये देखिए 4,35,831 वेरीफाइड जो थे दर्शक इतने थे जो उस समय लाइव थे। तो यही एक रिकॉर्ड बना है, बस यही आपको याद रखना है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना है? विदिशा में। ये प्रीलिम्स की न्यूज है। और मेंस में आप जब भी कृषि में तकनीकी की बात आएगी तो वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में बनेगा देश का मॉडल किसान विज्ञान केंद्र। कितने एकड़ में? लगभग 50 एकड़, 49 एकड़ में आधुनिक खेती होगी वहाँ, मतलब आधुनिक खेती को सहायता करने के लिए। इतना याद करना है। आंतरिक अर्थव्यवस्था में क्या करना है? बस ये मेंस के लिए क्वेश्चन है और आपका डेटा है कि 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, है ना, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। कब तक? अगले 1 दशक तक, अर्थात अगले 10 सालों में हम पहुंच जाएंगे 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है, 400 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं स्पेस इकोनॉमी में, तो ये आप याद रखेंगे और मेंस में लिखेंगे। दैट्स इट। 15 जून विश्व वायु दिवस। देखिए, विश्व वायु दिवस क्या है कि विंड एनर्जी के लिए बनाया है ये, है ना। दिखने में तो वायु दिवस है, तो इस वायु की स्वच्छता वगैरह के लिए नहीं है, ये किस लिए? विंड एनर्जी, भारत की 100 गीगावाट और उससे आगे की राह। तो ये बताया इन्होंने कैसे हम 100 गीगावाट पहुंचे और कैसे आगे चलेंगे, है ना। तो कब है ये? 15 जून को मनाया जाता है। आज जो है 15 जून है, तो आज ये मनाया गया है विश्व वायु दिवस। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। कहाँ? गोवा में विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन थीम के साथ ये मनाए जा रहे हैं। ये इतना ही आपको याद रखना है प्रीलिम्स की दृष्टि से। दैट्स इट। तो ये आज का आपका कंप्लीट होता है पीआईबी। मिलते हैं अगले पीआईबी में। अगर आपको ये देखना है मॉडल उत्तर किस प्रकार से हम अपने टेस्ट सीरीज में देने हैं, तो ये आप देख सकते हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे मॉडल उत्तर जो है आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। आप देख लीजिए, किसी भी टेस्ट सीरीज का उठाइए, मार्केट में रखिए,
तो ये इस प्रकार के टू द पॉइंट आपको मॉडल उत्तर मिलेंगे। अब देखिए सीमा और सीमांत में ना 4 पॉइंट्स आपको याद आते हैं, उससे ज़्यादा याद नहीं आते, लेकिन यहाँ देखिए कितना पॉइंट बताएंगे, सीमा और सीमांत में क्या अंतर है, हर बार पूछता है। तो ये आप देखिए नोट कर लीजिए, भारत के संदर्भ में कौन सा सीमा है कौन सा सीमांत है ये बताया गया। इस प्रकार से आपके बुलेट पॉइंट और प्रॉपर डायग्राम वगैरह का प्रयोग करके आपके लिए उत्तर बनाए जा रहे हैं। आपको जोड़ना है हमारे टेस्ट सीरीज से किसी से भी, 3 टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, 9811504781 उन पर व्हाट्सअप कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फोकस IAS से। यहाँ आपको PDF मिल जाएंगे सारे PIB के भी, मॉडल उत्तर के भी, सैंपल मॉडल उत्तर, टेस्ट का शेड्यूल सब मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।